नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज से हम लोग केबीएस पीआरटी के लिए इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और केबीएस पीआरटी में अगर इंग्लिश की बात करें तो आपका इंग्लिश 30 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का, यानी कि 30 क्वेश्चन आएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस इंग्लिश को इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए इस 30 में से कम आप 25 क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। पढ़ना कैसे है वो अभी आपको पता चलेगा। एकदम बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। मतलब यूं समझ लीजिए कि हम लोग टेंस पढ़ने के लिए एक जैसे एक बच्चे को टेंस पढ़ाते हैं उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। जो पढ़ाई के जो आपने टेंस बहुत जगह पढ़ा होगा और आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन जो जो गलतियां आप करते हैं वही गलतियों को इस क्लास में फाइंड आउट किया जाएगा और बहुत अच्छे से चीजों को समझा जाएगा। लेकिन किसी इंग्लिश में अगर आपने टेंस पढ़ लिया, जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होगी इंग्लिश की टेंस से ही। ठीक है, टेंस यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप टेंस पे अच्छे से पकड़ बना लिए तो समझ ले कि आपको इंग्लिश आ गया, क्योंकि सारा खेल टेंस का ही है। जिसको टेंस समझ में आ गया वो बाकी की इंग्लिश भी बहुत आसानी से समझ लेगा। लेकिन आज हम लोग टेंस से पहले हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे, यानी कि अंग्रेजी के एक वाक्य को, एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग टेंस पे जाएंगे, यानी एकदम बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपको अच्छे से चीजें सब कुछ क्लियर होती रहें। तो आपको पता है कि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य को या किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें मोस्टली 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो वो होती हैं कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब यानी कि क्रिया, और तीसरा हो जाता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और चौथा होता है सहायक क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब ये कर्ता क्या होता है? आप लोग कर्ता जानते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, लेकिन कर्ता होता क्या है? कर्ता वो होता है जो कार्य करने वाला हो, यानी जो भी कार्य करता है वो क्या कर रहा है, वो कर्ता होता है। क्रिया क्या होता है? किया गया कार्य। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो अंग्रेजी पढ़ाना क्या हो गया? ये मेरे द्वारा किया गया कार्य हो गया। तो वर्ब क्या हो गया? वर्ब होता है क्रिया। वर्ब यानी कि क्रिया होती है किया गया कार्य। और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म क्या होता है? कर्म वो होता है जिस पर कार्य किया जाता है, यानी जिस पर कार्य किया जाता है वो क्या होता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब के बहुत सारे कार्य हैं, मोस्टली 4 कार्य हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको किसी वाक्य को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ती है, जिसको हिंदी में हम लोग सहायक क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी वाक्य को, चाहे हिंदी का हो या अंग्रेजी को, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है जो हमें पता चल गया। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब की। जैसे जैसे पहला एग्जांपल है, रेखा विल मेक टी, यानी कि रेखा चाय बनाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो आप कैसे पहचानेंगे? या तो आप आंसर करिए कि कौन चाय बनाएगा, तो आपका आंसर आएगा रेखा। तो ये रेखा क्या हो गया? रेखा हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया दोस्तों? तो रेखा आपका सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, रेखा क्या बनाएगी? तो टी बनाएगी, यानी किस पे कार्य हो रहा है? चाय पे। यानी चाय जो रेखा जो क्या बना रही है? तो चाय बना रही है। तो टी क्या हो गया? टी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि कार्य किस पे हो रहा है? रेखा क्या कर रही है? तो चाय बना रही है, यानी कार्य किस पे हो रहा है? चाय पे हो रहा है। और मेक क्या हो गया? मेक मतलब होता है बनाना। तो ये क्या हो गया हमारा? वर्ब, यानी किया गया कार्य क्या होता है? वर्ब होता है। तो ये हो गया वर्ब। अब यहां पे विल क्या है? तो विल है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ये है हमारा विल। विल क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया क्या करती है? टेंस को पहचानने का काम करती है। अब रेखा चाय बनाएगी, ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर टेंस है। कैसे पहचाने? इसी विल से, इसी सहायक क्रिया से पहचाने, विल। लेकिन अगर यहां पे मैं लिख देता रेखा इज लिख देता तो आप कहते कि नहीं, ये फ्यूचर टेंस नहीं हुआ था। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए बस कि हेल्पिंग वर्ब टेंस को पहचानने का कार्य करता है। उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है यू राइट हिंदी, यानी कि आप हिंदी लिखते हैं। ठीक है,
तो इसमें इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन हिंदी लिखता है, तो आप लिखते हैं। तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखते हैं, तो हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, और उसी तरीके से राइट, लिखना क्या है, लिखना एक क्रिया है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब। तो आप, उम्मीद है दोस्तों अब आप पहचान गए होंगे कि सब्जेक्ट को पहचानना सीख गए, वर्ब को पहचानना सीख गए और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख गए। अब हम आएंगे कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है और मॉडल्स क्या क्या होते हैं। इस मॉडल्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। तो कितने प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब है। कौन है दोस्तों, तो ये जो इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, तो कैन, कुड, मिल्क, वुड, सेल, में, माइट, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, और इन सभी से जो सेंटेंस बनता है उसका आंसर हमेशा किस में होता है, यस और नो में होता है। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं, तो इसका आंसर या तो आप हाँ में देंगे या तो ना में देंगे। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आप बोलेंगे नो, अगर आप मुझे पसंद करेंगे तो आप बोलेंगे यस। जैसे मैं कहूं कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, तो कैन आई हेल्प यू में क्या हो जाएगा, इसका आंसर, अगर आपको मदद चाहिए होगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यस, और अगर आपको मदद नहीं चाहिए होगा तो आप बोलोगे नो। तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल से बने शब्दों का आंसर आप किससे देते हो, यस और नो में देते हो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को यानी कि क्रिया के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के क्या क्या कार्य हैं, तो सहायक क्रिया के 4 कार्य होते हैं। ठीक है, 4 कार्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, यानी सहायक क्रिया की पहली काम क्या होता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई टेंस, यह टेंस को पहचानने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे जैसे पहला सेंटेंस है राहुल हैज कंप्लीटेड द टास्क, और दूसरा हमारा है राहुल हैड कंप्लीटेड द टास्क। तो यहां पे देखिए कर्ता क्या है, राहुल है, पहले में कर्ता क्या है, राहुल है, यहां पे भी कर्ता क्या है, राहुल है। ठीक है, यहां पे राहुल क्या कर रहा है, तो कंप्लीटेड द टास्क यहां पे भी है और कंप्लीटेड द टास्क यहां पे भी है, लेकिन इन दोनों के टेंस में अंतर है। वो हम कैसे पहचानेंगे, वो हम पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब की वजह से। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले में हेल्पिंग वर्ब हैज है और दूसरे में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो हैज वाला हेल्पिंग वर्ब कहां यूज होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। कहां होता है दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका आपका क्या होता है, आपका यूज होता है हैज और हैव। लेकिन हैड का प्रयोग कहां होता है, तो हैड का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट में। कहां होता है, तो पास्ट परफेक्ट में आपका हैड का प्रयोग होता है। तो हम क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, टेंस को पहचानने का कार्य करता है। राहुल हैज कंप्लीटेड द टास्क, यानी राहुल ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, और राहुल हैड कंप्लीटेड द टास्क यानी कि राहुल ने अपना कार्य यानी कि अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया। दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन इसमें और इसमें बहुत अंतर है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे यह सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, टेंस को पहचानने का कार्य कर रहा है। हैज और हैव लगेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और अगर किसी सेंटेंस में हैड लगा है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का पहला काम क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब का पहला काम है कर्ता वाक्य को यानी कि टेंस को पहचानना है। दूसरा काम क्या है हेल्पिंग वर्ब का, तो दूसरा वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कराता है। एग्रीमेंट यानी कि समझौता कराता है। जैसे जैसे हमारा पहला एग्जांपल है राहुल हैज अराइव्ड हियर, राहुल यहां आया था। ठीक है, राहुल यहां आया है। ठीक है, और दे हैव अराइव्ड हियर, तो क्या कह रहा है, हमारा दूसरा हेल्पिंग वर्ब का दूसरा काम क्या है,
हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कराता है। तो देखिए यहां पे राहुल है, तो राहुल के साथ राहुल क्या है, राहुल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर के आधार पे ही लगेगा, यानी कि यहां पे हैज लगा। राहुल हैज अराइव्ड हियर, यानी कि राहुल यहां आया है, ठीक। और दे हैव अराइव्ड हियर, यानी वे यहां आए हैं, ठीक है, वे यहां आए हैं। तो दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, तो प्लूरल है, यानी कि बहुवचन का है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन में हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट और वर्ब में, वर्ब का क्या करता है, आपस में एग्रीमेंट यानी कि समझौता कराता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ गए। अब हेल्पिंग वर्ब का तीसरा काम क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब निगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता है। जैसे पहला काम क्या था हमारा हेल्पिंग वर्ब का, एक बार रिवीजन करते हैं। पहला काम यह था कि हेल्पिंग वर्ब टेंस को पहचानने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा काम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कराता है। और तीसरा काम क्या है कि निगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता है। जैसे मोहित इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहित एक गाना गा रहा है, ठीक है, मोहित एक गाना गा रहा है। इसको क्या करेंगे, इसको निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। तो कैसे है, तो इसमें हम पहचानेंगे, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, ठीक है। तो अगर इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब बनाना मतलब निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। तो यहां पे अगर मुझे इसी सेंटेंस को, मोहित इज सिंगिंग अ सॉन्ग को ही हमें निगेटिव सेंटेंस में बताना हो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इज के बाद हम लोग सीधे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक। नॉट, यानी कि मोहित इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि मोहित एक गाना नहीं गा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस हमारा राहुल प्लेड वेल, यानी कि राहुल ने अच्छा खेला है, यानी राहुल खेल चुके हैं। प्लेड क्या है, प्लेड जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहां यूज होता है, पास्ट टेंस में होता है। तो ये राहुल प्लेड वेल, यानी कि राहुल ने अच्छा खेला, ये कहां, ये कौन सा सेंटेंस है, तो पास्ट टेंस है, ठीक है। अगर पास्ट का हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, राहुल प्लेड वेल की बात क्या करेंगे, तो इसको अगर हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, राहुल डिड नॉट, क्या करेंगे इसको भाई, सेकेंड अगर पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस की अगर हम क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, डिड नॉट का प्रयोग होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, राहुल डिड नॉट प्लेड। अब देखिए, अब यहां पे क्या हो, प्लेड प्लेड नहीं होगा, क्या पे यहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा। अब जब डिड नॉट का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया यहां पे, तो यहां पे प्ले होगा, ठीक है। तो राहुल डिड नॉट प्ले वेल, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें टेंस में आपको ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना है, हमें टेंस में इरर फाइंड करना है। इरर फाइंड करने के लिए ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो राहुल प्लेड वेल, यानी राहुल ने अच्छा खेला है, इसके अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किसकी मदद से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाएंगे। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का तीसरा काम क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब का तीसरा काम है निगेटिव सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता है। तो राहुल प्लेड वेल का क्या हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, राहुल डिड नॉट प्ले वेल, यानी कि राहुल ने अच्छा नहीं खेला है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा सेंटेंस है इफ यू हैड हेल्प्ड इन टाइम ही वुड हैव नॉट डाइड, यानी कि अगर आपने उसकी मदद समय पर कर दी होती तो वह मरता नहीं। इसकी हिंदी क्या होगी, इफ यू हैड हेल्प्ड इन टाइम ही वुड हैव नॉट डाइड। इसमें क्या है, इसमें क्या कोई एरर है, तो जी हां, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी कि अगर आपने उसकी मदद समय पर कर दी होती तो वह मरता
नहीं। तो देखिए यहां पे गलत क्या है, पहले तो हम देखेंगे ये सेंटेंस कौन सा है। तो इफ यू हैड हेल्प्ड इन टाइम, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट का है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और ही वुड हैव नॉट डाइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे गलती क्या है सेंटेंस में, यहां पे ये है, मैंने आपको अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाने में मदद करता है, लेकिन निगेटिव वर्ड लगेगा कहां, यानी नॉट का प्रयोग होता कहां है, तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद। तो उड क्या है, उड हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहां पे नॉट कहां लगेगा, उड के बाद नॉट लगेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये नॉट यहां पे न लग के ये नॉट इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक, यानी कि ये हो जाएगा नॉट, यानी अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, इफ यू हैड हेल्प्ड इन टाइम ही वुड नॉट हैव डाइड, यानी कि अगर आपने उसकी मदद सही समय पर कर दिया होता तो वो मरता नहीं, ठीक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहला काम क्या है कि टेंस को पहचानने का काम करता है, दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करता है, तीसरा क्या है निगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता है, और चौथा कार्य क्या है हेल्पिंग वर्ब का कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में भी मदद करता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है WH फैमिली, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच का प्रयोग होता है। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब के थ्रू जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है। और इन दोनों से जो सेंटेंस बनता है, इन दोनों से जो सेंटेंस बनता है उसका आंसर हमेशा यस या नो में हमें मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैं आपको कहूं डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, तो अगर आप मुझे पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे यस, ठीक, यानी इसका आंसर क्या देंगे, यस। अगर आप मुझे पसंद नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे नो, नो सर मैं आई डोंट लाइक यू, ठीक है, तो आप मुझे पसंद नहीं कर देते। इसका आंसर क्या होता है, इन हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस बनता है उसका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो आपको मदद चाहिए होगा तो आप क्या बोलोगे, यस बोलोगे, नहीं मदद चाहिए होगा तो आप बोलोगे नो, ठीक। तो ये होता है हमें हेल्पिंग वर्ब, यानी कि टेंस को पहचानने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, या किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, चाहे हिंदी का वाक्य हो चाहे इंग्लिश का वाक्य हो, उसको बनाने के हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, ठीक है, हमें जरूरत पड़ती है वर्ब की, ठीक, हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, ठीक, हमें जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की, यानी इन 4 चीजों की जरूरत हमें किसी भी वाक्य को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। और ये हो गया हमारा टेंस का बेसिक क्लास, यानी एकदम बेसिक चीजें जो अक्सर लोग नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ाया जाता क्लासेस में, और आप यहां पे कंफ्यूज रह जाते हैं, और ये बेसिक क्लास ना होने के कारण आपको टेंस पहचानने में भी दिक्कत होती है। अब देखिए, अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लें। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो स्वीकार करता हो, यानी कि रेखा पढ़ेगी, रेखा नाचेगी, रेखा खाएगी, ये सभी क्या है, इसमें क्या है, इसमें स्वीकार किया जा रहा है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है कि हाँ रेखा कोई काम करेगी। तो रेखा पढ़ेगी क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि रेखा नहीं पढ़ेगी, रेखा नहीं खाएगी, रेखा नहीं सोएगी, ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जनरली इंग्लिश में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। हम जब टेंस पढ़ेंगे तो इन्हीं तीनों प्रकार के लिए हम टेंस का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है, यानी कि रेखा नहीं पढ़ेगी, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि रेखा कब, क्या और कहां पढ़ेगी, ठीक है, रेखा कब, क्यों और कहां पढ़ेगी, ये सब क्या हो गया, ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए।
तो किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम आते हैं टेंस पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे दोस्तों। घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैं चीजें पढ़ाऊंगा ये मान के चलिए अच्छे अच्छे पेड क्लासेस में वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि पेड क्लासेस में क्या होता है ना, शुरू में आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, बाद में आपको खींच दिया जाएगा, ठीक है, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको जो चीजें लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान, वही चीजें आपको पेड क्लास में पढ़ा जो आता नहीं है, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आपके आएगा, ठीक। अब आते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार, अगर मैं आपसे पूछूं समय, समय कितने प्रकार का होता है? टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। लेकिन क्या टेंस वाकई में काल ही है? ठीक है, क्या समय, काल का मतलब क्या होता है? समय। तो समय की अगर बात की जाए तो समय तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब ये वर्तमान काल क्या होता है? देखिए, आज मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल, यानी कि आज जो आपने जो काम किया, आप आज की बात करें यानी टुडे की, तो टुडे क्या है? वर्तमान काल, ठीक है। लेकिन अगर भूतकाल की बात करें तो जो आपने आपका जो कल था, यानी आज है 11, डेट क्या है? 11 दिसंबर, और 10 दिसंबर क्या हो गया? अब 10 दिसंबर आपका भूतकाल हो गया, ठीक है। और 11 दिसंबर आज है, तो आज ये 11 दिसंबर क्या है? वर्तमान काल है। और वहीं अगर बात करें भविष्य काल, तो भविष्य काल यानी कि आने वाला समय, भविष्य काल को क्या कहते हैं? आने वाला समय, यानी कि 12 दिसंबर, 12 दिसंबर आपके लिए क्या है? आपका भविष्य है, ठीक है। 10 दिसंबर क्या है? आपके लिए भूत है, बीता हुआ कल को ही पास्ट टेंस बोलते हैं। और वर्तमान में जो समय चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। यानी कि 11 दिसंबर यानी आज का दिन में जो काम आप कर रहे हैं ये सभी वर्तमान है। लेकिन इसमें टाइम पे भी डिपेंड करता है। अगर आज अभी बज रहा है 6, ठीक है, 6, और अभी 5 बजे वाला कार्य पास्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 खत्म हो गया, अब 6 पे आ गए हैं आप, ठीक। उसी तरीके से टेंस, यानी कि समय कितने प्रकार का होता है? समय 3 प्रकार का होता है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो टेंस बताएंगे आप 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा टेंस होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि टेंस 4 प्रकार का होता है। जबकि समय यानी टाइम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और परिभाषा क्या है टेंस की, यानी टेंस किसे कहते हैं? तो समय के अनुसार क्रिया के अलग अलग प्रयोग को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी कि समय के अनुसार क्रिया के अलग अलग प्रयोग को ही क्या कहते हैं दोस्तों? टेंस कहते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? तो मैंने अभी बताया इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये होता है टेंस। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो यही 4 प्रकार के टेंस होते हैं। इंडेफिनिट में क्या होता है? इंडेफिनिट में एक्शन होता है, यानी कोई कार्य होता है, लेकिन वो इनडेफिनिट होता है। यानी कि इनडेफिनिट का मतलब कि वो क्या है कि डेफिनिट नहीं होता है, कार्य तो हो रहा है लेकिन डेफिनिट नहीं रहा है। और इनडेफिनिट के लिए हम वर्ब की क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एकदम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इसको हम अलग से, इंडेफिनिट टेंस को अलग से हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, इंडेफिनिट को पहचानने की ट्रिक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने की ट्रिक क्या है, कैसे आप प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चुटकियों में पहचान लेंगे, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। उसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई कार्य लगातार चल रहा है, यानी कोई कार्य क्या है, कोई एक्शन क्या है? प्रोग्रेस है। कोई किसी का एक्शन का प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कि वो लगातार चल रहा है, यानी कि वो इनकम्प्लीट है। यानी जैसे मैं अभी आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये कब कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी भी ये चल रहा है। तो इनकम्प्लीट जो होता है, जो कार्य चल रहा हो, लगातार चल रहा हो और जो अभी पूरा ना हुआ हो, वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। और उसके लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अभी आप तक आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ा होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पढ़ा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा होगा। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये होता है कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दिया जाता है, जिस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है, वो क्या होता है? वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है, ठीक। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो परफेक्ट टेंस में कार्य कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये कार्य कब कंप्लीट हुआ है, हाल ही में कंप्लीट हुआ है। जो कार्य हाल ही में कंप्लीट होता है वो क्या होता है, वो परफेक्ट टेंस होता है। और इसके लिए सहायक क्रिया क्यों कौन सी यूज होती है, तो हैज, हैव, हैड, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, कौन सा लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो होता है जिसमें, अब देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो होता है परफेक्ट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो परफेक्ट यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस होता है अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर टाइम को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कार्य जो है, इसमें भी कार्य कंप्लीट हुआ रहता है। और इसमें कौन कौन सा वर्ब यूज होता है, तो इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज, हैव, हैड के साथ बीन लग जाता है। क्या लग जाता है, तो हैज, हैव, हैड के साथ बीन लग जाता है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग लगा देंगे। यानी कि ये सब चीजें, ये स्ट्रक्चर है। बाकी जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे ना इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बस एक बार एक जनरल चीजें आपको बता दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। ठीक है, जैसे जैसे एक एग्जांपल है, राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे 2 आवर्स, सॉरी यहां पे दिया है राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स, तो यहां पे आवर्स क्या है, आवर्स क्या दिखा रहा है, जैसे 2 आवर्स क्या दिखा है, ये कंप्लीट एक्शन को दिखा रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे वो खेल रहा है, अभी भी मतलब 2 घंटे से ये क्रिकेट खेल रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है दोस्तों, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम बोलेंगे, इस तरीके से हम इसको पहचानने की चीजें सीखेंगे कि कैसे हम पहचानते हैं। यानी कॉन्टिन्यूअस के साथ अगर टाइम जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचानने की ट्रिक क्या है कि हैज बीन लगा रहेगा। यानी हैज बीन क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यानी हैज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ बीन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग चलेंगे अपने टेंस में, चीजों को टेंस को पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको मतलब क्या है, स्वीकारात्मक वाक्य। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो पहला सब्जेक्ट बनेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा। याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए आपको नोट बनाना है क्योंकि हर चीजें यहां पे लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो देखिए यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस या ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब आप लोग को बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यस या ईएस लगाते किस में है। ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि अगर वर्ब सिंगुलर है यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन यस या ईएस लगता कहां है, तो देखिए अगर किसी सेंटेंस के अंत में ओ आए, ठीक है, सी एच आए, ठीक है, एस एच आए, ठीक है, एस एच आए, और एक्स आए, और एस आए, और जेड आए, यानी इतने सारे अगर किसी वाक्य में या अगर किसी वर्ड में या किसी शब्द के अंत में ओ आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स आए, एस आए और जेड आए, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम यस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझे रहिएगा। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, फिर डू या डज। डू या डज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक क्लास को आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं, कैसे हम वर्ब को पहचानते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के क्या क्या कार्य हैं, ये सब चीजें आज हम लोगों ने पढ़ा। और थोड़ा बहुत हमने टेंस के भी सीखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन समय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। टेंस की परिभाषा क्या है? तो समय के अनुसार किए गए, समय के अनुसार क्रिया के अलग अलग प्रयोग को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ये सब चीजें आज हम लोगों ने सीखा। तो आज की क्लास को इतने पे ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का जो ट्रिक मैं बताऊंगा, उससे आप आसानी से हर एक टेंस को पहचान सकते हैं मात्र 2 सेकंड में, और आप देखते ही बता देंगे कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस नहीं है। तो कल वाली क्लास आज वाले क्लास से भी बेहतरीन होने वाली है, तो जुड़े रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपका आराम से 30 में से 25 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।